be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। खासकर आप पिछले 1-2 हफ्ते में देखेंगे तो किस तरीके से अंडमान और निकोबार आइलैंड न्यूज़ में रहे हैं, और खासकर जब मैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूं, जहां आपको 2 पोल देखने को मिलते हैं। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज या फिर अपोजिशन पार्टीज या एनवायरमेंटलिस्ट सवाल खड़े करते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के ऊपर। वहीं पे डिफेंस वेटरन्स हों, फॉर्मर डिफेंस ऑफिशियल्स हों, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हों, वो ये कहते हैं कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है आज के टाइम पे इस प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंट होना, क्योंकि हम किसी भी रियल कन्फ्लिक्ट अगर वो होता है इस रीजन के अंदर, तो इंडियन फोर्सेस या फिर इंडियन गवर्नमेंट अभी तैयार नहीं है अगर हमें इंडो पैसिफिक रीजन में कोई भी कन्फ्लिक्ट या वॉर देखने को मिलती है। और उसी में एक बेहतरीन आर्टिकल लिखा गया है एक फॉर्मर डिफेंस ऑफिशियल के द्वारा, जो कि एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल है, जो कि नेवी में सर्व कर चुके हैं, जिनका नाम है गिरीश कुमार गर्ग साहब। इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हमें फोर्टिफाई करना होगा अंडमान और निकोबार को। जैसे पास में आपने इतिहास में काफी बार सुना होगा, अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे जो ये कहा करते थे कि अगर हमें दुश्मन अटैक करना चाहे तो हम अपने आप को एक किले की तरह सपोर्ट करें, एक ऐसा गढ़ बनाए जहां पे अटैक करना बहुत मुश्किल हो, और अटैक हो भी जाए तो हम जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर सके, उसके बारे में इन्होंने बात कही। और अब रीसेंट पास्ट में देखिए, जहां एक तरफ यूएस इजराइल वर्सेस ईरान वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो इंपॉर्टेंस बढ़ी है, खासकर एक तरफ ईरान ब्लॉकेड लगा देता है जहां पे वो शिप से टोल चार्ज कर रहा था, और एक जहां पे हम न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे थे, ईरान के पास में अपना खुद का एक ऐसा वेपन है जो शायद आज पूरी जो विश्व की अर्थव्यवस्था है या ऑयल की प्राइसेस है, उसका इंपैक्ट उस वेपन से आपको भी देखने को मिल रहा है, हमें भी देखने को मिल रहा है, और यूएस भी उस चीज को रियलाइज कर रहा है। और तब एकदम से आर्टिकल छपते हैं कि अब यूएस की रडार पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी है। और ये न्यूज में आया क्यों? क्योंकि उस टाइम पे यूएस और इंडोनेशिया ने एक डिफेंस डील साइन करी, या फिर मैं कहूं तो एक मेजर डिफेंस कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसमें इन्होंने कहा कि हम रेगुलर लेवल पे एक्सरसाइजेस करेंगे, इस रीजन में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, और हम ट्रेन करेंगे हमारे प्रोफेशनल्स को जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है या जो न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस रीजन में स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे। अब इस रीजन में स्टेबिलिटी लाने का मतलब यही है कि आप दूरदर्शी होकर यह सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हमें इंडो पैसिफिक ओशियन में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। आपको पता है, मुझे पता है, मैं किस इवेंट की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जब चाइना ताइवान के अंदर इन्वेड करेगा, और उस कॉन्फ्लिक्ट में रीजनल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, और यूएस ये जानता है, और इसलिए यूएस ने अपने इस रीजन में काफी सारे अलाइज बनाए हैं, उनके साथ में रिश्ते एस्टेब्लिश किए हैं। लेकिन जिस तरीके से यूएस का रवैया रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, जब अब गल्फ कंट्रीज का भी भरोसा उठ चुका है, जो यूएस एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला की बात करता है, अपने डिफेंस सिस्टम की बात करता है, और किस तरीके का रिस्पॉन्स वो देगा, क्या वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो ये कहा जाता है कि इजराइल की वजह से आज यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है। क्या उस टाइम पे यूएस ऐसा होगा, या यूएस ऐसा डिसाइड करेगा कि ठीक है यार, वो रीजन जो है वो चाइना को बिलोंग करता है, चाइना अपनी डोमिनेंस दिखाता है, तो वी नीड नॉट टू वरी, और हमारा जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो सिक्योर है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ही G2 का आइडिया दिया था, जहां पे वो सिर्फ 2 बड़े बड़े नेशन की बात कर रहे थे, बाइपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे थे कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर और मिडिल ईस्ट वाला रीजन जो है यूएस की डोमिनेंस में या यूएस के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहेगा, और ये वाला रीजन चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहेगा, और हमें एक दूसरे को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि क्या यूएस अपने अलाइज के लिए वहां आएगा? क्या वो जिस तरीके से वादे करता है, जो एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जो बार बार ये कहता है कि हम आपके लिए खड़े रहेंगे, क्या वैसा होगा? और अगर होगा भी तो क्या वो चाइना के साथ में टकरा पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने इस कॉन्फ्लिक्ट में ये दिखाया है कि आप जो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वैसा नहीं हो सकता, तो चाइना के केस में तो सिचुएशन बिल्कुल अलग होगी, और इतनी दूर जहां पे आपके अलाइज को भी काउंटर किया जा सकता है। इसलिए जापान एक्टिवेट हो चुका है, लीथल वेपन्स को सप्लाई कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, और इवन जो वॉरशिप की डिजाइन है उसको ऑफर किया गया है इंडिया को, इवन ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया के साथ में तो बहुत ज्यादा मेजर डिफेंस पार्टनरशिप है। ये सब ये दर्शाती है कि इवन यूएस के अलाइज को भी ये पता है कि ये जो रीजन है वहां पे हम किसी और पावर पे डिपेंड नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने आप पे डिपेंड कर सकते हैं, या आसपास में जो बड़े बड़े नेशंस हैं वो एक साथ क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाए, उन नेशन के साथ में हम आ सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट रिलाई और वी कैन नॉट ट्रस्ट यूएसए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे चाइना हमारे सामने खड़ा हो और चाइना के सामने हमें कंफ्लिक्ट देखने को मिले। और ये चीज और खराब हो सकती थी जब मैं यूएस और इंडोनेशिया की डील के बारे में बात करूं, तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि एक सीक्रेट डील साइन होने वाली थी जहां पे इंडोनेशिया अपने पूरे एयर स्पेस को अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस देने वाला था यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री को। यानी यूनाइटेड स्टेट्स के एयरक्राफ्ट जब चाहे जब आ सकते हैं, उनके एयर स्पेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर स्पेस में कोई भी अगर मान लीजिए कंफ्लिक्ट आता है, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती है, वहां पे यूएस जो है आराम से बिना कोई बिना कोई
एक्सेस के एक डील के तहत वो आराम से एंटर करके जो करना चाहे, जो मॉनिटर करना चाहे आसपास के एरिया को या चाइना की एक्टिविटीज को काउंटर करना चाहे या अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहे, वो सब कुछ कर सकता था। हालांकि यही जो यूएस डॉक्यूमेंट का प्लान था वो फिर इंडियन न्यूज़पेपर संडे गार्जियन के द्वारा लीक कर दिया जाता है, जिसमें इंडोनेशिया में बैकलैश होता है। और अगेन यूएस वहां पे अपनी डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करना चाहता है, वहां पे निगरानी करना चाहता है, मॉनिटर करना चाहता है, स्पेशली चाइना की जो प्रेजेंस है, खासकर जिस तरीके से चाइना अपने शिप्स का, अपने सेंसर्स का इस्तेमाल कर रहा है ओशियन को मैपिंग करने के लिए, कहां कहां सबमरीन्स हो सकती हैं, कहां कहां सबमरीन्स को छुपाया जा सकता है, कहां कहां हम बाकी शिप वेसल्स को टारगेट कर सकते हैं और कहां हमारे शिप वेसल्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, इन सारी चीजों के बारे में बात की जाती है। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अगर इंडिया आज केपेबल नहीं है किसी कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए या क्विकली रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, या आज के टाइम पे हमारी अंडमान निकोबार पे क्या सिचुएशन है। और मैं बाद में बात करूंगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को भी लेके, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बैकलैश देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट को, और मैं टू द पॉइंट बात करता हुआ नजर आऊंगा कि कहां कंसर्न है और किस तरीके से हमें आगे देखना चाहिए। उससे पहले अन अकेडमी आपके लिए लेके आया ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2026, जो कि टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। सिर्फ ₹1 में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप पोस्ट वाले सेक्शन में जाके चैनल पे आप देख सकते हैं सीपी लगी हुई है कम्युनिटी पोस्ट, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब पहली बात, स्ट्रेट ऑफ मलक्का इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको पता है, मैं बार बार दोहरा भी चुका हूं, एक बार फिर भी अब मैं अपने न्यू व्यूअर्स के लिए बता देता हूं। देखिए, जब मैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करता हूं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी रूट्स है अगर आज के टाइम पे हम बात करें विश्व के टाइम पे, और काफी टाइम से है ये, जहां पे 40% से भी ज्यादा जो ग्लोबल ट्रेड होती है वो इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास होती है। दूसरा, 25% तक की जो ऑयल ट्रेड हो रही है ग्लोबल लेवल पे, वो भी यहां से पास हो रही है, और एक बहुत ही सकड़ा रास्ता है जो सिर्फ 2.7 किलोमीटर का है यहां पे, राइट। अगर इसको चोक कर लिया जाए, क्योंकि जो बहुत ही सकड़े रास्ते होते हैं वहां पे चांसेस ये होते हैं कि आप शिप्स को ज्यादा तरीके से चोक कर सकते हो, आप डिसरप्ट कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। और खासकर जब चाइना, जापान, साउथ कोरिया और बहुत सारे ऐसे साउथ पैसिफिक नेशन है जो इन ट्रेड पे डिपेंड करते हैं, और चाइना की बात करें तो 80% जो तेल इंपोर्ट करते हैं वो इसी रूट से आता है, और यही चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी है, या फिर जिसे हम एक्लेस हील कहते हैं, यानी सबसे कमजोर पॉइंट जो है चाइना का वो यही है। और इसीलिए चाइना भी काफी सारे ऐसे स्टेप्स ले रहा है जो लेने भी चाहिए। और ये रिस्की क्यों है आज के टाइम पे? ठीक है, यूएस जो है इंडोनेशिया के साथ में डील कर रहा है, आपको याद होगा इंडोनेशिया ने भी जो अपनी सॉवरेनिटी के तहत जो स्टेट्स आती हैं वहां पे काफी बार जो उन रूट्स को ब्लॉक किया है, सी रूट्स को। इवन यहां तक उन्होंने एक आइडिया प्रपोज कर दिया था कि हम भी स्टेट ऑफ मलक्का से टोल चार्ज करेंगे, और ये चाइना के लिए बहुत चिंताजनक बात थी, क्योंकि तब तक तो ये थ्योरी में बात की जा रही थी, बट अब हम इसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं। जिस तरीके से इंडोनेशिया बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूट्स को जो उनके सॉवरन एरिया में आता है उसको ब्लॉक करते हैं, टोल्स चार्ज करने की बात करते हैं, तो वहां पे अब ये थ्योरी में एग्जिस्ट नहीं करता, अब प्रैक्टिकली हमें देखने को मिल रहा है। और कैसे यूएस के एलाइज यहां पे एक्टिव हैं, यूएस इंडोनेशिया के साथ में एक्टिव हो रहा है, तो ये खतरा अब रियल दिखता है, और इसीलिए ये रिस्की भी है। और जैसा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देख चुके हैं, लेकिन इंडिया के पास में एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इंडिया के पास में है अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। और ये जो लोकेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, लेकिन सिर्फ लोकेशन से कुछ नहीं होता, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हमारी क्षमता को हमें डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप बात करें तो लगभग 1 लाख शिप जो है वो इस पूरे स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरती है, और यहां पे हम मॉनिटर भी कर सकते हैं इन शिप्स को, या फिर चाइना की प्रेजेंस अगर वो मान लीजिए एग्रेसिवनेस दिखाता है, उसकी प्रेजेंस को काउंटर किया जा सकता है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है, और एक सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया जाता है। पर तब किया जा सकता है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, तब किया जा सकता है जब हमारे यहां पे मिलिट्री फैसिलिटीज हो। और अगर मान लीजिए चाइना के साथ में वॉर हो जाती है तो इन आइलैंड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है कि हम ब्लॉक कर सकते हैं या डिसरप्ट कर सकते हैं उन चाइनीज शिप्स को जो यहां से पास ऑन होगी। तो मलक्का स्ट्रेट जो है वो इंडिया के जस्ट पास में लोकेटेड है, और ये इससे इंपॉर्टेंट बात कुछ नहीं हो सकती। और जहां तक बात आई कि इंडिया का ग्रेट निकोबार जो है क्या वो एक असेट है या लाइबिलिटी है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन आज तक इंडिया ने क्या क्या ऐसे स्टेप लिए? देखिए, इंडिया ने 2001 के अंदर एक ट्राई सर्विस, यानी जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो कंबाइंड कमांड है, मिलिट्री कमांड है, वहां पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन 25 साल के बाद अगर आप देखें तो ये किसी रियल कंफ्लिक्ट के तैयार नहीं है, और पुअरली इक्विप्ड है। मतलब ना तो यहां पे कोई डीप नेवल वाटर पोर्ट्स हैं, ना यहां पे हमें ड्रोन बेसेस देखने को मिलते हैं, ना रडार और सर्विलियंस है, ना हमने यहां पे एयरशिप्स बनाई हैं। और ये इतना वल्नरेबल है ये पॉइंट कि अगर कोई भी नेशन लीगली भी हमारे आसपास एक्टिव होने की कोशिश करे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। और सबसे खास बात है, जैसे डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, वैसा ही अगर मान लीजिए स्टैंड ऑफ यहां पे हो जाता है, हाँ ठीक है, इंडियन नेवी जो है आसपास निगरानी बना के रखती है, सर्विलियंस रखती है, कोई ऐसा अटैक हो जाए, कंफ्लिक्ट हो जाए तो इंडियन नेवी तैयार है। बट क्या हम उस पॉइंट के पास में एकदम, अगर जल्दी से हमें अटैक करना हो, रिस्पॉन्ड करना हो, तो क्या हम तैयार है? बिल्कुल भी नहीं। और अगर हमें इंडिया के मेनलैंड से रीइंफोर्समेंट मंगाना है तो वो 1400 किलोमीटर दूर है। जब तक हम पहुंचेंगे, जब तक ऑलरेडी डैमेज हो चुका होगा। इसीलिए ये कहते हैं कि इंडिया को बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे। और आप बाकी नेशन को देखिए, यूएस एक तरफ इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ में डिफेंस एग्रीमेंट, डिफेंस डील साइन कर रहा है, चाइना जो कि
45 किलोमीटर दूर अंडमान से कोको आइलैंड के ऊपर वो एयर स्ट्रिप और स्पाई इक्विपमेंट बैठा चुका है। काफ़ी सारे मिलिट्री आइलैंड साउथ चाइना सी में बिल्ड किए जा रहे हैं, डुअल यूज़ पोर्ट्स जो कि सिविलियन पर्पसेस और मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेगुलरली वो सबमरीन्स और वॉरशिप इस तरफ भेजते रहते हैं, अपनी एग्रेसिवनेस को दिखाते हैं और अपनी जो वो मैपिंग कर रहे हैं ओशन फ्लोर की, जिस भी तरीके से वो सब कुछ करते हुए नजर आते हैं। तो इंडिया क्या कर रहा है? तो इंडिया को क्या करना होगा? इंडिया को सबसे पहली बात यह है, ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर एक फुल और मॉडर्न नेवल बेस बनाना होगा, जो कि लार्ज वॉरशिप को होस्ट कर सकता है, जैसे उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर हो या सबमरीन्स हो। सारे के सारे जितने भी टाइप के मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हैं, वो ऑपरेट किए जा सकें। वॉरफेयर सिस्टम हो, लॉन्ग रडार सिस्टम हो, जिससे कि अगर कोई कंफ्लिक्ट हो तो हम जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स कर पाए। और खासकर हमें सप्लाई फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होंगी। हम रिफ्यूल कर सकते हैं, चाहे वो फाइटर जेट हो या फिर उसके बाद में हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, सो दैट हम एक लॉन्ग टर्म कंफ्लिक्ट के लिए भी तैयार रहें। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो इंडिया का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो ड्रैगन के लिए नाइटमेयर है, चाइना के लिए बहुत बड़ी दुखती रग है ये। और जब बैकलैश हमें देखने को मिलते हैं एनवायरमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव से, जहां पे एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं ये एनवायरमेंट को खराब कर देगा, एनवायरमेंट को डैमेज कर देगा, वहीं पे डिफेंस वेटरन्स हो, गवर्नमेंट हो, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हो, सब यही कह रहे हैं कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसे आप होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ निकोबार आइलैंड भी कह रहे हैं, उसको करना बहुत जरूरी है, जहां पे रोड्स, पावर, कम्युनिकेशन हब बनाए जा रहे हैं, जहां पे हम ये बात करते हैं कि इकोनॉमिक हब से लेकर ट्रेड हब बनाए जाएंगे, एयरपोर्ट हब बनाए जाएंगे, जिससे कि ये जो रिमोट आइलैंड है वहां पे हम इकोनॉमिक वाइज भी ग्रोथ कर सकें, वहां पे हम अपने बेसेस बना सकें और खासकर मिलिट्री बेसेस बनाना। और यही चीज फॉर्मर एयर चीफ ने भी कही कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो मिलिट्री फुटप्रिंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मर एयर चीफ मार्शल जो है वो तो बीजेपी के मेंबर हैं, वो तो सरकार के खिलाफ क्यों बोलेंगे, और सरकार के जितने भी लोग हैं, तो बट डिफेंस वेटरन्स नहीं कहेंगे ना ऐसा, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स नहीं कहेंगे, जिनको सच में पता है। और आप मुझे बताइए, अभी मैं एनवायरनमेंट की बात पे आऊंगा, आप मुझे बताइए कि आज के 2 साल बाद, 5 साल बाद कोई कंफ्लिक्ट खड़ा हो जाता है और सच में इंडिया की सिक्योरिटी डेंजर में है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो या एनर्जी सिक्योरिटी अगर डेंजर में आ जाती है, तब आप यही सवाल उठाएंगे और यही कहेंगे कि इंडिया ने तो अंडमान और निकोबार को कभी डेवलप करा ही नहीं, इनको पहले ही डेवलप कर देना चाहिए था, हम क्या कंफ्लिक्ट का वेट करते रहेंगे। और ये चीजें चलती रहती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एनवायरनमेंट का बिल्कुल ध्यान ही ना दें, क्योंकि सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि जो वहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको खतरा है। तो लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो उनमें साफ साफ ये कहा है कि हम ट्राइबल सोसाइटीज को या ट्राइबल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत। और जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आना चाहिए वो भी आ चुका है। हर पेड़ एक मां के नाम, ये अंडमान में एक इनिशिएटिव चल रहा है जहां पे 24 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। और अगर आप बात करते हैं ना कि मिलिट्री बेसिस कहीं और नहीं है क्या, आप गुआम में जाके देखिए जहां पे कोरल रीफ्स हैं, ग्रीनलैंड जो कि आर्कटिक रीजन है, पेपुआ न्यू गिनीज जहां पे रिच बायोडायवर्सिटी है, वहां पे भी मेन कंट्रीज के मिलिट्री बेसेस हैं। और तभी हम कह रहे हैं कि यहां पे हमारे पास में एक फुल और मॉडर्न नेवल बेस होना चाहिए इस पूरी की पूरी सिचुएशन के अंदर। और ऐसा नहीं है जो ये आर्गुमेंट है ना कि डेवलपमेंट और नेचर एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताइए कि जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज के अंदर आए, राइट, उन्होंने रोडें बनाई, हम लोगों ने घर बनाए, आप लोगों ने घर बनाए, तो तब कहां था? तब आप बोलेंगे नहीं सर वो तो जरूरी था, ये भी उतना ही जरूरी है। हाँ, कहीं कहीं हमसे गलतियां हो गई कि जब हमने रोडें बनाई तो डिवाइडर पे हमने पेड़ नहीं लगाए। जिस तरीके से मैं बैंगलोर में देखता हूं तो आप देखेंगे सड़कों के आसपास कॉर्नर्स पे भी पेड़ लगाए हुए हैं, डिवाइडर पे भी पेड़ लगाए हुए हैं। तो उससे जो अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट है या जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। हालांकि बहुत सारे और रीजंस भी हैं कि बैंगलोर में क्यों आपको मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है, हालांकि पिछले 1-2 हफ्तों से तो बिल्कुल नहीं था, जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हैं। बट हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें एनवायरमेंट का ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ट्राइबल कम्युनिटीज का ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करना भी जिम्मेदारी है और हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखना भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां पे बैलेंस एग्जिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब तो ये होगा कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज नहीं की जा सकती, एक ही चीज बैलेंस हो सकती है, ऐसा नहीं है। हमारे मम्मी पापा ने किए। तो अगेन वो आर्ग्यूमेंट होता है ना कि आप एक्सट्रीम में चले जाइए, एक्सट्रीम में कोई नहीं जा रहा है। फिर जो चाइना जिस तरीके से एक्टिविटीज कर रहा है, यूएस जिस तरीके से एक्टिविटीज कर रहा है, तो वहां पे वो भी बात हो जानी चाहिए। तो आपको एक बैलेंस व्यू रखना पड़ेगा, जहां पे आप एनवायरमेंट का भी ध्यान रखें, जहां पे हम सस्टेनेबल एनवायरमेंट की बात करते हैं, हम ऐसे स्टेप्स भी लेके आए और हम नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी चीजों को देखें। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पूरे सिनेरियो को लेके, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, live in such a way that universe will be proud of you.